हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे सभी को नमस्कार। और आज के सेशन को करते हैं शुरू। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जीभ और दांतों तक हमने बात कर ली है। अब बात करेंगे किस प्रकार के अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर और देखे जाते हैं। ऑडियो वीडियो सबको क्लियरली आ रहा है? एक बार फटाफट से बता देना। आवाज प्रॉपरली आ रही है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, सब क्लियर? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो सब कुछ शुरू हो जाएगा, क्यों इतनी टेंशन लेते हो भाई? सब शुरू हो जाएगा, तुम्हारे सारे सिलेबस को पूरा कराया जाएगा। ठीक है, चलो कल क्लास नहीं हुई थी, आज होगी। और मतलब आपकी रेगुलर जो रहती है वो तो आपकी रहेगी। हमने बात की थी हमारे ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके अंदर स्टार्टिंग से लेकर के और हमने एक उस भाग की बात करी थी जो मुख और हमारे बक्कल कैविटी का पार्ट यहाँ पर होता है। याद करो एक बार फटाफट से। दांत और जीभ को हम कवर कर चुके थे कि हमारे बक्कल कैविटी यानी मौखिक गुहा के अंदर एक दांत होते हैं और एक हमारी जीभ पाई जाती है। कोई समस्या तो नहीं थी? दांत के हमने 3 प्रकार बताए थे, एक हेट्रोडोंट होता है, एक डाइफियोडोंट होता है और एक थीकोडोंट डेंटिशन कहा जाता है। कल क्लास नहीं हुई थी, ठीक है, आज आप लोगों की क्लास है तो आप पढ़ लो फटाफट से। अब इसके बाद खाना कहाँ आएगा? हमने दांत तक पढ़ लिया था कि भैया मुख के अंदर जो दांत वाला भाग होता है वहां पर आपका खाना चबाने का काम हमारे जो 4 प्रकार के दांत थे वो कर देंगे। इसके बाद खाना आएगा नीचे की तरफ। अब नीचे आने से पहले यहाँ पर आपका एक पार्टीशन लगा होता है जिसको हम फेरिंग्स कहते हैं, या मैं कहूँ एक कॉमन डक्ट होती है जिसको फेरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फेरिंग्स की। इसे कहते हैं ग्रसनी। ये मुख के अंदर जो बकल कैविटी थी उसमें दांत और जीभ के आगे का भाग हम पढ़ रहे हैं। अब अगर मैं फेरिंग्स की बात करूं तो खाना जैसे ही हमारा मुख से आता है तो एक ऐसे कॉमन डक्ट होती है। ठीक है, ये कॉमन गुहा है जिसको हमने नाम दिया है फेरिंग्स का। इस फेरिंग्स के अंदर होगा क्या कि मैम जो भी हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो भी यहीं आता है। और जो हम सांस लेते हैं ना, जो ऑक्सीजन आपकी आ रही है वो भी यहीं की यहीं आती है। अब कई बार क्या होता है मैम, हम खाना खाते खाते बात करने लग जाते हैं। ठीक है, हम खाना खाते खाते बात करने लग जाते हैं। अब जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसा नहीं होता कि खाना हमारी कहाँ चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है। और जब वो खाना श्वास नली में चला जाता है तो हमें खांसी आनी शुरू हो जाती है। जल्दी से बताओ हाँ कि ना? यही कहानी होती है ना, सबके साथ होती है। इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी में खाना नहीं खाना चाहिए, थोड़ा सा बात करते वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। आपका एक्चुअल हिस्सा होता क्या है कि जब इस एरिया में भाई मुख से जो पाइप आ रही है वो भी यहीं आ रही है और नाक की जो आपकी नेजल कैविटी है वो भी यहीं खुल रही है, तो जब दोनों ही चीजें यहाँ पर आ रही हैं तो नीचे की तरफ एक हिस्सा जा रहा होता है जो आपके श्वास नली और भोजन की नली में बट जाता है। यानी कि नीचे की तरफ जैसे ही ये पार्ट आएगा आपका फेरिंग से नीचे, तो आपकी 2 अलग अलग नलिकाएं आ जाती हैं। एक तरफ कहलाती है आपकी फूड पाइप, खाने की नली, और एक तरफ बन जाती है हमारी विंड पाइप जिसको कहते हैं श्वास की नली। मतलब खाना जो है वो खाने की नली में चला जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो आपके विंड पाइप श्वास नली में चली जाएगी। क्या इतनी बात क्लियर है कि नहीं? हाँ भाई मैम, हमने पूरा मौखिक गुहा को पढ़ लिया। मुंह में मैंने खाना खाया, नाक से हमारी जो ऑक्सीजन है वो अंदर जा रही है। ये दोनों पार्ट जो है वो अंदर जाके एक हिस्से में खुलते हैं, उस हिस्से को हमने ग्रसनी का नाम दिया। उस ग्रसनी वाले भाग के अंदर दोनों चीजें, हमारा खाना भी है और ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब ये नीचे पास ऑन होती हैं तो खाना खाने की नली में और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन की नली में चली जाती है। बोलो इस बात में कोई समस्या? डाउट ग्रुप का लिंक भेज दो मैम, मैं ज्वाइन नहीं हो पाया था। ठीक है, मैं एक बार शेयर कर दूंगी, अभी पहले पढ़ लीजिए, सेशन के एंड में आपको भेज दिया जाएगा। ओके, हाँ दिग्विजय, कल क्लास नहीं हुई थी। सेम चीज अब देखो तुम यहाँ पे समझना। ये तुम खाना खा रहे हो तो ये खाना हमारा एंटर कर रहा है, ऊपर से जो तुम सांस ले रहे हो वो तुम्हारी सांस यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन आ रही है। इस हिस्से को नाम दिया है मैंने ग्रसनी का।
ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है बीचों बीच में, यहाँ से एक पाइप तो ये खुल रही है और एक पाइप बिल्कुल पीछे की तरफ जा रही है। जो खाना आता है ना वो सीधे सीधे कहाँ चला जाता है, हमारी खाने की नली में, जो बिल्कुल पीछे की तरफ आपको दिखाई दे रही है। और जो ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन आती तो इस फेरिंग्स वाले हिस्से में है, लेकिन वो कहाँ जाएगी, वो इस हिस्से में। यानी सी शेप के ये जो छल्ले लग रहे हैं ना आपको, ये पहचान होती है हमारी श्वास नली की, कि भाई खाने की नली तो सीधी है, इसी को हम आगे ईसोफेगस कहते हैं, बट हमारी श्वास नली जो होती है उस पे सी शेप के कुछ ऐसे रिंग्स यहाँ पर लगे हुए दिखाई देते हैं। अब आप एक बार गौर से जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखना कि ये रहा वो हिस्सा। ठीक है, तो मैम ऐसा होता क्यों है कि हमें खांसी आ जाती है, कुछ ऐसा कि मान लीजिए अगर दोनों ही चीज़ें आ रही हैं तो क्या पता हमारा जो खाना है वो गलती से हमारी श्वास नली में ही चला जाए। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारी श्वास नली के ऊपर क्या लगा होता है, एक फ्लैप लगा होता है, एक एपिग्लॉटिस नाम का गार्ड लगा होता है। जब भी खाना अंदर प्रवेश करेगा तो ये इस श्वास नली को ढक लेता है, ये वाला हिस्सा, और इसके बाद तुरंत से ये अपना खुल जाता है। तो ये तभी खुलता है जब सांस आप ले रहे होते हो, जब आप कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन यहाँ पे आ रही है। जब भी खाना खाते हो ना तो ये बार बार खुद को बंद करना प्रारंभ कर देता है। अब जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो कि किस प्रकार से ये ओपन हो रहा है और ये यहाँ पर बंद हो रहा है। देखो भाई एक बार फटाफट से। कुलदीप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है। थ्योरी तो मैं सब आपको यहाँ पर करा ही रही हूँ, वहां पर थ्योरी नहीं होगी, ठीक है भाई। कल क्लास नहीं हुई थी, दोनों नली में नहीं जा सकता। देखो खाना जैसे वो व्यक्ति खा रहा है तो सीधे खाना कहाँ जा रहा है, उसकी खाने की नली में पीछे की तरफ जा रहा है। हिचकी की वजह भी पड़ेंगी, लेकिन पहले खाना समझ लो एक बार। तो खाना कहाँ गया, पीछे की तरफ गया। अब जो सांस आप लेते हो वो तुरंत आपके श्वास नली में चली जाएगी। तो इसीलिए जैसे ही खाना अंदर आ रहा है, आप देख रहे हो एपिग्लॉटिस वाला हिस्सा अपने आप को क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, अपने आप का कवर जो है वो बंद कर देता है। क्या इस पार्ट में किसी को कोई दिक्कत, इसे कहते हैं एपिग्लॉटिस। और ये क्या है, ये वो कॉमन हिस्सा है जिसको हमने ग्रसनी का नाम दिया, फेरिंग्स का नाम दिया। यहां से होते हुए आइदर दिस और दैट, ये दोनों पार्ट आपके चले जाते हैं। क्लियर है सबको कि नहीं, भेजो एक थम्स अप का साइन फटाफट से। रितेश प्रिंटेबल पीडीएफ नहीं मिलेगा बेटा, अभी आपको जो क्लास नोट्स है वो प्रोवाइड करें, प्रिंटेबल रहेगा तो वो भी करा देंगे, लेकिन पहले जो क्लास नोट्स हैं वो चैप्टर वाइज हैं, वो आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो फेरिंग्स है ये एक प्रकार की कॉमन हिस्से की तरह यहाँ पर कार्य करती है, ठीक है। ओरल कैविटी दैट ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ये एक कॉमन पैसेज है फूड के लिए भी और एयर के लिए भी। आप लिख सकते हैं कि फेरिंग्स is present in both digestive and respiratory सिस्टम, ये दोनों ही प्रणाली के अंदर आपका मौजूद दिखाई देता है। यानी कि ग्रसनी, पाचन व श्वसन नलिका में, ये आप लिखोगे पाचन व श्वसन तंत्र में उपस्थित होती है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसको पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं कह सकते, हम इसको कहेंगे कि भैया ये दोनों का हिस्सा कहा जाता है। एपिग्लॉटिस काम करना बंद कर दे तो क्या होगा, देखो रवि ने बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा। रवि भाई अगर ये काम करना बंद कर देगा ना तो डेफिनेटली हमारा खाना हमारे श्वास नली में चला जाएगा। खाना अटकने की वजह से भी इंसान की मृत्यु हो जाती है। जब आपका खाना वहां अटक जाएगा जहां ऑक्सीजन जा रही है तो डेफिनेटली आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटा सा भाग होता है जो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है, इसकी दो अलग अलग नलिकाएं निकल रही हैं। कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, जिसको हम स्वेलोइंग के टाइम पर देखते हैं, ठीक है। लिखिए भाई फटाफट से इसे।
नहीं अमन, क्लास के नोट्स जो हैं वो मिलेंगे। डाउट ग्रुप मैं आपकी लिंक आज इसी एप्लीकेशन पे पिंग करवा दूंगी, ताकि आप खुद अपने आप वहां से ज्वाइन कर लेना। तो क्लास के बाद चेक कर लेना, यहाँ पे एप्लीकेशन पर ही आपकी टेलीग्राम की लिंक पिन कर दी जाएगी, जो भी नहीं जुड़ पाए हैं। ओके, और दूसरी बात ये जो पूछ रहे हैं कि भैया प्रैक्टिस सेट बेटा आपको पहले कंप्लीट आपका चैप्टर हो जाए, उसके बाद प्रैक्टिस शीट अपलोड करा दी जाएगी। कहाँ मिलेगी? तो जहाँ पीडीएफ मिलती है वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, बाकी पीवाईक्यू सारे मैं आपको 51 दिन 51 मैराथन में कवर करा रही हूँ हर चैप्टर के, वहां पर आप यूट्यूब पर देख सकते हो। चलो भाई, लिख लिया यहाँ तक। इसे कहते हैं फेरिंग्स। अब यहाँ से क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो खाना हमारा कहाँ आ जाएगा? खाना आ जाता है ईसोफेगस के अंदर। ईसोफेगस जो एक पतली सी नलिका आपको फूड पाइप के तौर पे दिखाई देती है, कि जैसा अभी हमने इस डायग्राम के अंदर देखा कि भैया आपकी फूड पाइप, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसी को कहते हैं ईसोफेगस। ठीक, ये ईसोफेगस अप्रोक्सीमेटली 25 सेंटीमीटर का होता है, और यहीं से हमारा खाना जो है वो होते हुए कहाँ चला जाता है? हमारे स्टमक के अंदर चला जाता है। तो कुल मिलाकर बात करें तो ये हमारी ग्रसनी से ईसोफेगस यानी फेरिंग से फूड कहाँ आएगा? ईसोफेगस में। इसे भोजन नली भी कहते हैं, भोजन नली, इसको ग्रास नली भी कहा जाता है। और इसी ग्रास नली से होता हुआ भोजन कहाँ जाएगा? हमारे अमाशय में जाएगा। एक लाइन छोटी सी और याद रखना, ठीक है, एक बात और यहाँ पर याद रखना कि अगर आपका खाना जब तक बाहर है मुंह से, आप उसे खाना कहते हो। ठीक, जैसे ही खाना आपने खा लिया, जिस प्रकार से आपने भोजन ग्रहण किया है, वो खाना सबसे पहले मुख में जाता है और हमारी लार से मिलता है। लार से मिलता है ना, तो उसका खाने का नाम बदल जाता है, उसे कहते हैं बोलस। क्या नाम देते हैं? बोलस। द मोमेंट आपका फूड मिक्स हो जाता है सलाइवा से, तो वो कहलाता है बोलस। ठीक है, बोलस का नाम दिया जाता है, तो ध्यान रखना इस बात का भी। ये ईसोफेगस 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसको कहते हैं नैरो मस्कुलर ट्यूब। 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, जो हमारे नेक से होते हुए थॉरेक्स डायफ्राम से होते हुए हमारी एब्डोमिनल कैविटी में आ जाती है। इसमें कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती। देयर आर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऐसा नहीं है यहाँ पर कोई पाचन की ग्रंथि होगी, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी क्या कर रही है? खाने को नीचे भेजने का काम कर रही है। ठीक है, एपिग्लॉटिस फूड पाइप को कवर नहीं करता, एपिग्लॉटिस सिर्फ विंड पाइप को ही कवर करता है। बच्चे डाउट ग्रुप का रुक जाओ, मैं तुम्हारा लिंक पिन कर देती हूँ एक बार, इसको नोट कर लो फटाफट से। डन। चलो, तो इसे कहते हैं ईसोफेगस। यहाँ से होता हुआ हमारा भोजन कहाँ जाएगा? तो यहाँ से होता हुआ हमारा खाना जाएगा हमारे अमाशय में। तो ये पतली सी एक नलिका जो आई, इसे क्या कहा? ईसोफेगस कहा। ईसोफेगस से होते हुए हमारा भोजन कहाँ एंटर कर रहा है? ये जा रहा है इस अमाशय के अंदर। अब ये अमाशय क्या है, यानी स्टमक हमारा क्या है? स्टमक बेसिकली आपका एक ऐसा, ये देखो, एक ऐसा जे शेप, ऐसा लग रहा है कि जे शेप का लेटर हमें दिखाई दे रहा हो। क्यों भाई? जे आकार नहीं दिख रहा कि मैम ये जे शेप का सा बन रहा है? तो इसको कहते हैं इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, जो सिर्फ हमारे भोजन के पाचन में मदद करता है, और ये एक फूड का रिजर्वॉयर की तरह काम करता है। यानी 4 से 5 घंटे तक भोजन का पाचन इसमें होता रहेगा, स्टोर करके रखेगा। जैसे ही खाली हो जाएगा, तुरंत से आपका भूख लगनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो स्टमक के कितने भाग हैं? स्टमक के भी अपने आप में 3 भाग होते हैं। देखिए, ऊपर वाला ये पार्ट फंडस का है, ये बीच में इसका शरीर है, बॉडी है, और यहाँ पर इसका पाइलोरिक का पार्ट कहा जाता है। तो हम ह्यूमन के
स्टमक को देखेंगे, इसमें भी कितने भाग हैं, 3 भाग यहाँ पर होते हैं। आप लिख सकते हैं ईसोफेगस के रास्ते हम कहाँ पर आ गए हैं, स्टमक में आ गए हैं, पेट की ओर जाता है। इसके बाद ओपनिंग जो होती है इसकी, उसमें एक स्फिंक्टर लगा होता है, एक गेट लगा हुआ होता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा व्यक्ति को उल्टी हो जाती है, होती है भाई, ये हमारा क्या है, अमाशय है। अब मान लो यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैप लगा होगा, एक फ्लैप लगा होगा यहाँ पे। इसका काम क्या होता है, ये चेक करता है एंट्री को और एग्जिट को, कैसे एंट्री हमारी अंदर आ रही है और कैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। ठीक, ऐड नहीं हो रहा है, वीडियो रुक रहा है, वीडियो सब ठीक है, रिफ्रेश कर लो। ठीक है, और पिछली वाली स्लाइड अभी मैं आपको दिखा दूंगी, लिख लेना, थोड़ा सा थम जाओ। जो टेलीग्राम की लिंक पे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, मैंने आपसे अभी भी कहा नाम ये है जो आपका मैंने आप पर पिन कर रखा है, बाकी लिंक ऑलरेडी आप लोगों के लिए पिन करवा दिया जाएगा, ताकि आप बाद में आराम से उसको कर लो। अभी पढ़ लो इसको, फिर बीच बीच में कहोगे मैम समझ में नहीं आया, तो अभी बाकी के डाउट्स को जरा छोड़ करके पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये वाला पार्ट क्या है कि मैम जो खाना हमारा अंदर की तरफ आया, ठीक है, यहां से जो अंदर की तरफ आ रहा है, अब मान लीजिए आपका पेट भर गया है, ठीक है, तो हमारा ये फ्लैप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अब ये फ्लैप जब वॉमिटिंग होती है ना, तब ये दोबारा से खुलता है और हमारा खाना पीछे ब्लैक बैक फ्लो करना शुरू कर देता है। ऊपर की तरफ क्या थी, ईसोफेगस थी, ईसोफेगस थी। नीचे अमाशय के लिए वर्ड आता है गैस्ट्रो, ठीक है, गैस्ट्रो, गैस्ट्रिक, ऐसे वर्ड आएंगे स्टमक के लिए। तो इस वाले स्फिंक्टर को हमने जो नाम दिया वो इसी नाम से दिया, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। ठीक है, कि ये इन दोनों के बीच में है, तो हमने इसका नाम इसी आधार पे रख दिया कि ये फ्लैप इन दोनों के बीच में पाया जाता है। सेम थिंग यहाँ पर होती है। इसके 3 भाग हैं, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक करके। तो ये जो पाइलोरिक होता है, इससे नीचे की तरफ जब हम जाते हैं तो इस वाले हिस्से को कह देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको लिखवाई जाएंगी कि भैया ये और ये दोनों क्या है, ये हमारे खाने को कि नीचे चला गया तो उसको बंद कर देगा, ऊपर से स्टमक में आ गया तो उसको बंद करने का काम कर देता है। क्या इतनी कहानी समझ में आ रही थी? जिस किसी की भी आज फर्स्ट क्लास थी, एक बार डाइजेशन का पहला क्लास देख लेना और उसके बाद फिर आप आज वाली क्लास से कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, ठीक है हिमांशु जी, आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप पिछली क्लास को, यानी इससे पहले परसों जो क्लास हुई थी डाइजेस्टिव सिस्टम का नंबर 1, उसको देखिएगा। उसके बाद आप आज से शुरू कर सकते हैं। डायग्राम बनाना जरूरी है कि नहीं? तो डायग्राम तो देखो, बिना डायग्राम के तुम कैसे समझोगे, है ना? तो चाहो तो बना सकते हो, वरना पीडीएफ में सब कुछ मिल जाएंगे। कोई नहीं बना पा रहा है तो आप वो बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले कि ये इसकी जो ओपनिंग होती है वो स्फिंक्टर के द्वारा गार्ड होती है, जिसे गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कहा है। ये जे शेप का बैग होता है जिसके अंदर खाना हमारा स्टोर होकर के भंडार एक तरीके से करने का काम ये यहाँ पर करता है। ठीक, लिखो। अमित, क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर वाइज क्वेश्चन। यहां तक सबको क्लियर है भाई? स्टमक तक क्लियर है? अभी पहले हम स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पाए जाते हैं, फिर हम इनकी क्रियाओं को समझेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं वो हमारे इन अंगों में देखी जाती हैं, कहाँ HCl, कहाँ पाचन, किस प्रकार से होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से हमारा भाग होता है। ये खाना आ रहा है, ये बीच में गार्ड है, ये खुलेगा, खाना अंदर आएगा तो ये फिर से बंद हो जाएगा। इसे हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। फिर यहाँ से होता हुआ हमारी नीचे नलिका में चला जाता है। ये पेट में जो तहलके मच रहे हैं, आग लग रही है, वो हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम बेसिकली HCl, जो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, खाने को पचाने में मदद करता है। तो ये सारी चीजें आपकी देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं कुछ इस प्रकार से, राइट। ये कहाँ पर है तो आप बता सकते हो, हमारे अपर लेफ्ट रीजन में होता है स्टमक, उदर गुहा के ऊपरी बाएं क्षेत्र में पाया जाता है। इसका पहला भाग कार्डियक, जिसको हम बुधन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा पार्ट होता है फंडिक, जिसे पिंड या फंडस के नाम से भी जाना जाता है। और पाइलोरिक, जिसे जठर निगम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
तो ये तीन हमारे भाग यहाँ पर कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। फंडस को ही आमाशय की बॉडी कहा जाता है। सुमित इंट्रोडक्शन सेशन में देख लेना, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्लियर? लिख लिया सबने स्टमक? फटाफट से लिखो भाई, जल्दी जल्दी से, ऐसे काम नहीं चलेगा। लिखने तो दो मैडम जी। अच्छा बेटा देखो, जो रह जाएगा उसको आप पीडीएफ से लिख लेना साथ साथ में, ठीक है? HCl यहीं पाया जाता है। हाँ विकास। वाईटी पे आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है? बढ़िया तरीके से आप लोगों का सारा जो क्वेश्चंस वाला पार्ट रहता है वो आप बहुत अच्छे से उसको कर सकते हो। तो वाईटी वाली क्लासेस से आप अपनी रिवाइज जरूर करते रहना। स्टमक में HCl पाया जाता है। चलो अभी सबके काम पढ़ेंगे, पहले इसको लिख लीजिए आप एक बार कि ये कौन कौन से भाग हमारे यहाँ पर देखे जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टमक। स्टमक के तीन भाग, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक। लिखा भाई सबने? क्या हुआ भूपेश? सभी क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं भाई। बेटा यूट्यूब पर एंकर्स गुरुकुल पर सुबह 11 बजे और आरजी स्टेट एग्जाम पर शाम के 5 बजे। चलो तो ये हम पहले समझ रहे हैं कि हमारे बॉडी के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, देन वी विल अंडरस्टैंड इनकी फंक्शनिंग क्या होती है। यहाँ से आपका भोजन कहाँ चला जाएगा कि जैसे ही आपने अमाशय में वो जो बोलस आ रहा था, एक बार याद करो, हमने खाना खाया मुख में, मुख में क्या मिली इसको? लार मिली। तो लार की मदद से ये क्या बन गया? बोलस बन गया। तब हमने इसका नाम बोलस रख दिया था। अब ये बोलस जब पेट में जाएगा, पेट के अंदर जो हमारा जठर रस होता है, जो HCl पाया जाता है, जब ये बोलस इससे मिलता है ना, तो इसका नाम बदल जाता है और हम इसे कह देते हैं काइम के नाम से। ठीक है, पहले हमने बोलस के नाम से कहा और अब हमने इसको नाम दिया काइम के नाम से, कि भैया ये दो अलग अलग टर्म्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक, खाना जब लार से मिलेगा, भोजन लार से मिलेगी, और बोलस आपका HCl से, जो जठर रस है जिसके अंदर HCl पाया जाता है, इससे मिलने पर काइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कल बेटा बारिश बहुत ज्यादा थी सुबह सुबह दिल्ली में, ठीक है, इस वजह से कल आपकी क्लासेस हो नहीं पाई थी, एटलीस्ट मेरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बहुत तेज बारिश जो है वो आपकी आ रही थी, तो इस कारणवश। ठीक है, ये मानो कि ऑफिस पहुंचते वक्त ही
लिख लिया सबने? डन भाई, फटाफट से बताओ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो खाना पहुंचेगा वो कहाँ जाएगा? देखिए अमाशय से होता हुआ हमारी छोटी आंत के अंदर, कि अमाशय से क्रॉस किया और ये अंदर की तरफ की जो पूरा कुंडलित आपको दिख रहा है, इसको छोटी आंत कहा जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग है ये हमारा सबसे लंबा पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये एक तरीके से कॉइल्ड कंडीशन में है, वरना सोचो 9 मीटर लंबी नलिका है, उसमें 6.25 मीटर का पूरा पार्ट एडजस्ट कैसे हो रहा है ना। तो ये कोटेड कंडीशन में होती है, कॉइल्ड कंडीशन में यहाँ पर होती है, और साथ साथ में इसकी जो ओपनिंग होती है उसमें पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा हुआ होता है। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर एक स्फिंक्टर होगा जिसको हम नाम दे रहे हैं ये पाइलोरिक स्फिंक्टर, जो एंट्री यहाँ खाने की आपकी छोटी आंत में कराने का कार्य करता है। ठीक, इसके भी 3 भाग होते हैं, छोटी आंत के अंदर भी हमारे 3 भाग कहे जाते हैं। जरा इस डायग्राम को देखेंगे। पहला भाग जो शुरू हो रहा है उसको कहा ड्यूडेनम का, ये देखो ड्यूडेनम, फिर ये बीच वाला भाग जिजुनम और नीचे का पार्ट इलियम। इसको याद कैसे करेंगे? ड्यूडेनम वाला जो पार्ट है वो छोटा है, ठीक है, छोटा छोटी सी भाग ये दिख रहा है। जिजुनम वाला पार्ट जो है वो कैसा है? मोटा है। इलियम वाला पार्ट जो है वो यहाँ पर आपका लंबा दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि भैया DJI, डीजे पर आई कौन? छोटी, मोटी और एक लंबी है। 3 लोग आए थे, 3 दोस्त आए थे तुम्हारे, एक छोटा दोस्त आया था, एक मोटा आया था और एक लंबा आया था। कहाँ आए थे? डीजे पर आए थे। तो ये डीजे पर आए थे छोटी आंत के हिस्से हैं, ये छोटी आंत के टोटल मिला के 6.25 मीटर्स है। इनमें से लगभग 3.5 मीटर तो यही लेके बैठ जाता है इलियम वाला भाग, ठीक है। इसमें से 3.25 3.5 मीटर तो यही वाला भाग लेकर के बैठा होता है। तो डीजे पर आई कौन आई? छोटा, मोटा और लंबा, या इस प्रकार का आप लिख सकते हैं। तो जरा नोट कर लेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। देखो रोल तो होता ही है, कार्डियक, फंडस और पाइलोरिक तीनों का रोल है। पेट के अंदर 3 हिस्से हमने बना दिए हैं उनके लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। मोनिका यूट्यूब पर सुबह 11 बजे क्लास होती है और शाम को 5 बजे आपके RG स्टेट एग्जाम पर होती है, ठीक है। डीजे पर आई हिंदी में भी तो लिखा हुआ है, लिखो फटाफट से। आहार नाल का सबसे लंबा भाग है ये। अमाशय और छोटी आंत के बीच में ही ये लगा होता है स्पाइलोरिक स्फिंक्टर, यही वाला पार्ट है जो इसको क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। लिखो भाई नेक्स्ट। इसके 3 भाग हैं। डिओडेनम छोटा पार्ट है, यू शेप का दिखाई दे रहा है। फिर आता है आपका जिजुनम, फिर इलियम। ये थिकर पार्ट है, ये थिनर पार्ट होता है, ठीक है। कॉइलिंग सबसे ज्यादा इलियम में दिखाई देती है। सारा डर खत्म हो जाएगा, तुम धीरे धीरे करके पढ़ते तो चलो पहले। हाँ, यूट्यूब पे सारी क्लासेस फ्री होती हैं। देखो एकदम से कोई परफेक्ट नहीं बनता, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आप ये सोचो कि मैम एक चैप्टर पढ़ने के बाद मैं पूरी बायोलॉजी की मास्टर बन जाऊंगी, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है।
प्रैक्टिस जो है ना वो आपकी कहीं ना कहीं आपको सफलता दिलाती है। और इस बात का भरोसा मैं भी आपको दिला रही हूँ कि आपने अगर कंप्लीटली हमारे साथ पूरा कोर्स जो है वो ख़त्म कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हें इतना आ जाएगा कि तुम बेसिक अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से समझ जाओगे। और अगर मान लीजिए कहीं कोई समस्या भी आ रही है ना तो भी आप अपने शरीर को बहुत आसानी से शब्दों से ही खेल जाओगे कि आखिर ये वर्ड आ किसके लिए रहा है। एक डॉक्टर के जैसे जो बेस होता है ना वो आपका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ो यार, सब कुछ तुम्हें डिटेल में ही समझाएंगे। आंत अगर छोटी मोटी लंबी स्पॉइल हो जाए तो क्या होगा अनीता गौतम जी? अगर आंत अगर स्पॉइल हो जाएगी ना तो आपका खाना पचेगा नहीं, अपच की प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन यहीं पर ही होता है। ठीक है, तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इलियम में होता है। हाँ हाँ, अभी सब पढ़ेंगे। इलियम के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक, विली के नाम से। तो ये वाला भाग लिख लिया भाई सभी ने? जल्दी भेजो एक थम्स अप का साइन। बेटा यूट्यूब का नाम है रैंकर्स गुरुकुल। ठीक है, वहां पर आप सर्च करेंगे तो डेली सुबह 11 बजे क्लास होती है, और आरजी स्टेट एग्जाम पर रोज शाम 5 बजे क्लास होती है। वहां रेलवे भर्ती के लिए होती है और एसएससी वालों की सुबह 11 बजे होती है। इसके बाद आती है आपकी बड़ी आंत, यानी ये देखो ये वाला भाग जिसको हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर की तरफ था कॉइल्ड कंडीशन में, यहाँ से बाहर निकले ये जो रेड कलर का हिस्सा आपको दिख रहा है इसे कहते हैं हमारी बड़ी आंत। अब इस बड़ी आंत के अंदर भी क्या होता है, जब यहां से आ रहे होंगे तो एक पतली सी ट्यूब निकल रही होती है जो कनेक्ट करती है इस छोटी और बड़ी आंत को, उसको कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, वो कनेक्ट करेगी और ये इस प्रकार से 3 हिस्सों में यहाँ पर बट जाएगी। इसके भी वापस से 3 हिस्से होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हमारी जो बड़ी आंत है ये 1.5 मीटर लंबी होती है और इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग कहा जाता है सीकम का। सीकम का काम क्या है कि एक अंधी थैली होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कुछ ये आकार दिखाई देगा। इसे कहते हैं सीकम। पहला भाग जो होगा उसे सीकम कहा। ये वाला पार्ट क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का पार्ट है, ये जो ट्यूब सी आपकी निकल रही है और ये छोटी आंत आ रही है, तो यहाँ से यहाँ को कनेक्ट करने का काम क्या है, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का होता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स अराइजेस फ्रॉम सीकम। कहाँ से निकल रही है, सीकम वाले भाग में से निकल रही है, जो कि एक फिंगर लाइक ट्यूब्यूलर प्रोजेक्शन है जिसको हम एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी कहते हैं। अभी वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, वेस्टिजियल मतलब होता है कि मैम इसका काम कभी पहले हुआ करता था, अब नहीं है, अब कुछ खास काम नहीं होता, अब एक्चुअली में कुछ खास काम नहीं कर रही है। अब हम देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, कई बार इसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑपरेशन कराना पड़ता है, अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। ये क्रियाएं हमको दिखाई देती हैं अपेंडिक्स के अंदर। पहले जैसे कई सारे ऐसे अंग होते हैं जो पहले कार्यरत थे और वक्त के साथ क्योंकि उनका यूज नहीं हुआ तो वो गायब होते चले गए। आपने एक प्यारा सा एग्जाम्पल मानव की पूंछ को देखा होगा, है ना? बोलो भाई, होता है कि नहीं? तो वो जो पूंछ थी वो पहले हुआ करती थी, हमारे पूर्वजों में हुआ करती थी, बट क्या अब है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका कोई उपयोग ही नहीं रहा। वक्त के साथ जैसे जैसे मानव इवॉल्व हुआ उसकी पूंछ गायब होती चली गई। ऐसे ही पहले ये हुआ करती थी, अब क्या हो गई, गायब हो चुकी है। तो ये हमारी सीकम के भाग में आती है, एक अंधी थैली जैसी, मतलब एक ब्लाइंड सैक है क्योंकि नीचे की तरफ इसकी कोई ऐसा ओपनिंग नहीं होती, तो इसे कहते हैं सीकम। सीकम के बाद जो भाग आता है उसको नाम दिया जाता है कोलॉन का। ठीक है, कोलॉन कौन सा भाग है, तो हमारा जो पूरा का पूरा लंबा भाग होता है उसको हम कहते हैं कोलॉन। ये जो आप हिस्सा देखते हैं, तो देखो ये तो बन गई वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ये हो गया सीकम का भाग। ठीक है, इसको हमने कहा सीकम। अब ये 1 2 3 4 ये हिस्सा पूरा का पूरा किसका है, हमारे कोलॉन का है। ठीक है, इसे कहते हैं बृहदांत्र। बृहदांत्र में भी यहाँ से शुरू करेंगे आरोही बृहदांत्र, फिर ये हिस्सा आता है आपका ट्रांसवर्स बृहदांत्र का, और ये नीचे की तरफ जो जा रहा है इसको डिसेंडिंग या अवरोही बृहदांत्र कहा जाता है। ठीक,
तो इसे कहते हैं कोलोन के 3 भाग। फिर लास्ट में जो भाग आता है ना, ये नीचे की तरफ, इसको रेक्टम कहा जाता है, या इसको एनस या गुदा का भाग यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट ओपन्स थ्रू एनस। एनस से जितना भी मलमूत्र होगा उसको बाहर निकालने का काम ये यहाँ पर करती है। तो अब आप लिख सकते हो कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 भाग हैं, पहला सीकम, दूसरा कोलोन, तीसरा रेक्टम। आदित्य कुमार मंडल, पहले समझ तो लो फिर लिख लेना। पीवाईक्यू एसएससी के सारे सुबह 11 बजे मैं आप लोगों को करा रही हूँ, चैप्टर वाइज 51 दिन 51 मैराथन में, आप वहां पर कर सकते हो। नोट करो भाई सभी फटाफट से। हिचकी की वजह दूसरी होती है। हिचकी हम श्वसन तंत्र में डायफ्राम की एक मसल पढ़ेंगे, जैसे वो नीचे खिसकती है तब हमें हिचकी आनी शुरू हो जाती है। याद वाद नहीं करता कोई, ठीक है, कोई याद वाद नहीं करता। लिखा भी सभी ने? बिल्कुल होगा निशा, मेहनत करो, डेली क्लासेस करो सभी जो भी आपको कराई जा रही हैं। क्यों नहीं होगा? प्लवन मैं चेक कर देती हूँ एक बार ना। चलो, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड लिखेंगे कोलॉन। बेटा इतना डिटेल में वाईटी में नहीं मिलेगा आपको, है ना, इतना डिटेल वाईटी पे नहीं पढ़ाया है, बात का ध्यान रखना। आपको एक एक पार्ट बारीकी से आराम से लिखवा के समय दे के, ये चीजें आप लोगों की वाईटी पर नहीं होती हैं। सीमा कुमारी क्लास डेली चलता है बच्चे। अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है या मान लो कोई समस्या आ जाती है तो बेटा तभी तो क्लास आपकी नहीं होती है, वरना तो डेली क्लास होती है। अब जैसे मान लीजिए किसी परिस्थिति में टीचर ही फंस गया, बारिश में कहीं फंस गया, भीग चुका है टीचर, है क्लास तक नहीं पहुंच पाया, तो बताओ कैसे क्लास होगी? वो कभी इमरजेंसी वाली सिचुएशन होती है, वरना हर टीचर जो है वो यही चाहता है कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी हम अच्छे तरीके से करवाएं और कंप्लीटली आप भी अपनी प्रिपरेशन को कर पाए। लिख लिया सभी ने? पूरी पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद। बायो तुम बस इतना कोशिश करो कि डेली आप पढ़ रहे हो, एक क्लास कर रहे हो, और आप डेली शाम को रिवाइज कर पा रहे हो, कि मैडम ने सुबह अगर 4-5 पेज जो भी पढ़ाए हैं वो आप रिवीजन करके सो जाओ। उससे क्या होगा ना कि तुम्हारी बायो पीछे का नहीं छूटेगा, पता चला आगे का पढ़ रहे हैं पीछे का छूट गया, तो वो चीज़ नहीं होगी। रिवीजन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोलॉन का भाग है। इसके बाद जो अगला भाग आता है उसको हम रेक्टम का भाग कहते हैं। और ध्यान रखिएगा हमारी आंतों में बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया जिसका नाम है विटामिन B12 और विटामिन K। ये हमारी इसी कोलॉन वाले भाग में बनते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के। बैक्टीरिया जिसका नाम है ई कोलाई, तो ये बनाते हैं। इसका पूरा नाम पूछेगा तो बता देना, एस्चुरेकिया कोले।
ये बैक्टीरिया है ई कोलाई की फुल फॉर्म। क्या हुआ स्वाति? सुशांत सर की क्लासेस भी अभी आप लोगों की शेड्यूल होने वाली हैं, ठीक है, एक बार सर भी आपको बता देंगे। रिवीजन के लिए समय नहीं मिलता है, ओके, ये तो निकालना पड़ेगा। अगर दिन में नहीं मिल रहा तो हफ्ते में निकालो, अगर डेली नहीं मिल रहा तो एटलीस्ट वीक में संडे आप अपना निकालिए, सैटरडे संडे रिवीजन के लिए। बिना इसके काम नहीं बनेगा, पूरा टाइम टेबल प्रॉपर सेट होना चाहिए, रिवीजन उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। चलो डन भाई। तो इसे कहते हैं रेक्टम। तो कुल मिलाकर के मुख से लेकर के गुदा तक हमने सारे पार्ट्स को कवर कर लिया है कि कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक आकर के खत्म हो जाता है। यानी यही है हमारी पूरी की पूरी आहार नाल, जिसको कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया शुरुआत कहाँ से हुई और खत्म कहाँ पर जाकर के हो गया। अब बताओ इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स में कोई समस्या कि मैम कौन कौन से भाग होते हैं? अगर मैं शुरुआत से शुरू करूं, मुख से लेकर बक्कल कैविटी यानी आपकी मौखिक गुहा, वहां से हम फैरिंग्स पे आई, ग्रसनी पे, ग्रसनी से ईसोफेगस पे, ईसोफेगस से निकले तो स्टमक आ गया, स्टमक से छोटी आंत और बड़ी आंत। आप बोलेंगे मैडम इसमें लिवर नहीं आया, इसमें पेनक्रियाज नहीं आया। इसलिए नहीं आया क्योंकि वो दोनों ग्रंथियों में आते हैं, अंग में नहीं आते, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमारे पाचक अंग जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुख से शुरू होते हैं और एनस तक आते हैं। तो इसे कहते हैं आहार नाल। ये वो अंग हैं जो भाग ले रहे हैं किसमें? आपके पाचन में। वो ग्रंथियां हैं जिसको हम नाम देते हैं हमारे पेनक्रियाज का और हमारी लिवर का। क्या इतना पार्ट क्लियर है? जल्दी से बताओ। ठीक, ऑल क्लियर। अब एक एक करके ये समझेंगे कि किस भाग में पाचन कैसे हो रहा है, ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है। तो देखिए सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं स्टेप्स ऑफ डाइजेशन, ठीक है, इसके कौन कौन से चरण कहे जाएंगे? आपको पता है सबसे पहले आप क्या करते हो? खाने को खाते हो, यानी इंजेशन। इसे कहते हैं अंतः ग्रहण, ठीक है। अंतः ग्रहण का मतलब क्या होता है? खाने को खाना। आपने अपना भोजन मुख में खाना खाना शुरू कर दिया। इसके बाद जब तुम खाना खाओगे तो वो पहुंचेगा आमाशय में, आपकी आंतों में, तब उसका होता है डाइजेशन यानी कि पाचन। इसके बाद जब खाना पच जाता है, पचना मतलब छोटे छोटे भागों में टूट गया, रोटी खाई थी ग्लूकोज में टूट गई, वो ग्लूकोज बॉडी में क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा, बॉडी में अवशोषित होगा। यानी कि थर्ड स्टेज क्या आती है? एब्जॉर्प्शन की आती है, ठीक है। थर्ड स्टेज एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, अवशोषण हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेज, एसिमिलेशन, ठीक है, जिसे कहते हैं स्वांगीकरण। अगर मैं कह रही हूँ अवशोषण, इसका मतलब क्या है? हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब हो चुका है। कहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ है भोजन? हमारे ब्लड के अंदर। अब ब्लड से कहीं ना कहीं वो टिश्यूज तक भी जाएगा, सेल्स तक भी जाएगा, ब्लड से हमारी कोशिकाओं तक भी पहुंचाया जाएगा। उस प्रक्रिया को स्वांगीकरण कहते हैं। क्योंकि देखो सबसे छोटा भाग क्या है मेरे शरीर का? सेल है। और आवश्यकता किसको है खाने की? सेल को है। तो मैम डेफिनेटली खाना कहाँ पहुंचना चाहिए? सेल तक पहुंचना चाहिए। हमने पहले खाया, पचाया, पचाने के बाद ब्लड में गया, ब्लड में वो ग्लूकोज मेरे कोशिकाओं तक जब पहुंच जाएगा तब हम समझेंगे कि हाँ भाई हमें ऊर्जा मिल गई है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेज कहा जाता है एसिमिलेशन। और पांचवा चरण जो होता है, अब जो बच गया उसको बाहर निकाल दो, जिसको कहते हैं ईजेशन यानी मल त्याग, ठीक है। इसको कई और नामों से भी जाना जाता है, जैसे डेफिकेशन, है ना, उत्सर्जन भी हम इसको यहाँ पे कहते हैं। तो ये 5 चरण मुख्य तौर पे आपके आते हैं। चलो श्रीश जोशी, अगर आपने 12th क्रॉस किया है, CHSL देना है, तो आप अभी से अपनी रेगुलर क्लासेस करनी शुरू करिए।
ठीक है, साथ साथ में आप अपना अगर ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उसका आप अप्लाई कर सकते हो, बट मीनवाइल आप अपनी जो क्लासेस चल रही हैं उसको साथ में कवर करते चलिए। ठीक है, स्वांगीकरण को हमने कहा एसिमिलेशन, जिसमें हमारा भोजन ब्लड से निकल करके टिश्यूज के रास्ते कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है भाई, तो ये फोर्थ नंबर जो है एसिमिलेशन, इसका मतलब यही है कि पचने के बाद, खाना डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाएगा, ब्लड से होता हुआ सेल्स में जाएगा, उस प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। लिख लिया सभी ने यहां तक? किसी के मन में कोई डाउट? ठीक है निशा, अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है। पानी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। ठीक है, चलो भाई डन, लिख लिया। अब आते हैं मुख की ओर। ठीक है, माउथ की ओर। सबसे पहले जैसा हमने बताया था, माउथ के अंदर क्या होना शुरू होता है, हमारा पाचन होना शुरू होता है, और वहां पर पाए जाते हैं कुछ एंजाइम्स। एक सेकेंड, चलो भाई, पहला प्रोसेस लिखेंगे डाइजेशन ऑफ फूड का। आपने कहा आपने खाना खाया, खाना खाया तो खाना कहाँ गया, हमारे मुख में गया। अब मुख के अंदर आप बेसिकली उस खाने को चबाएंगे, और जैसे ही वो लार से मिलेगा तो हमने उसको नाम दे दिया बोलस। तो बोलस के लिए हमने यहाँ पर लिखा कि बोलस कहाँ चला जाता है, आपके फेरिंग्स में और ईसोफेगस में, जब हम उसको क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। एक सेकेंड रुको, यहां से लिखना। ठीक है भाई, हेडिंग डाल लेना माउथ की, डाइजेशन का ऊपर टॉपिक पाचन, और पाचन में सबसे पहला अंग आता है हमारा मुख। मुख में हमारा जो पाचन है वो शुरू हो जाता है किसकी मदद से, कुछ एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स जो कि हमारे बनते हैं एक तरह से एक बायो कैटलिस्ट। देखो हम कहते हैं हमें बॉडी में खाना पचाने के लिए किसकी जरूरत है, हवा, पानी या आपके एंजाइम्स की। तो हवा पानी एक तरफ है मैम, बाकी दुनियादारी एक तरफ है, हमें सबसे पहले एंजाइम चाहिए। एंजाइम वो उत्प्रेरक होते हैं जो उस खाने को तोड़ने में मदद करते हैं, ये वो बायो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो उस भोजन को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप बोलेंगे कि मुख के अंदर क्या हो रहा है, तो भोजन का रासायनिक पाचन, केमिकल डाइजेशन, क्योंकि केमिकल्स बन रहे हैं, मौखिक गुहा में लार अमाइलेज और हमारे लाइसोजाइम एंजाइम की क्रिया के द्वारा होता है। यानी पाचन हमारे मुख से ही। क्लियर है भाई सबको यहां तक? बोलस का मतलब अभी हमने बताया, जब खाना लार से मिल जाता है तो उसको खाना नहीं कहते, फिर बोलस कहते हैं। ठीक है, यहां तक लिख लिया है सभी ने? एक थम्स अप का साइन शेयर करो फटाफट से। कृष्णा, सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो एंडोक्राइन में थायराइड और एक्सोक्राइन में लिवर कही जाती है। देखो भाई, यहां तक अगर क्लियर हो गया ना, सबसे पहले तो यही काम आपने करना है कि आज सारे के सारे पार्ट्स को याद करना है। स्टमक के 3 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, ड्यूडेनम, जिजोनम, इलियम। और लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, सीकम, कोलॉन, रेक्टम। कैसे कैसे अरेंज है, क्या क्या सीक्वेंस है, ये बढ़िया तरीके से
अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना, आज पढ़ लेना, चाहे 10 मिनट का समय निकालना, लेकिन इसको ज़रूर गो थ्रू कर लेना, ठीक है। और अभी मैं इस क्लास की पीडीएफ आपकी अपलोड करा दूंगी, तो आप चेक कर लेना। इसके आगे की कहानी को कल शुरू करते हैं, कल वाले टॉपिक में इसको ख़त्म कर देंगे। ये आपका सारा पाचन जो है वो मुख से शुरू होगा और कहाँ तक पहुँचेगा, हमारे अमाशय तक पहुंचेगा और उसके बाद आंतों में चला जाएगा, ठीक है। कल जो पढ़ना है उसकी भी पीडीएफ मैं आपको आज वाली पीडीएफ के साथ ही अपलोड करा दूंगी, ताकि आप देख पाओ और साथ में आप उसी में अपना जो लिखने का काम होगा वो भी साथ साथ में कर लोगे, ठीक है। तो मैं दोनों आज की भी और जो कल हम पढ़ाएंगे उसकी भी एडवांस में पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी। ओके, क्या पैनक्रियाज है, क्या लिवर है, कैसे कैसे काम करते हैं, एवरीथिंग डिटेल में कल पढ़ते हैं, सेम टाइमिंग सुबह के 8 बजे। यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए एक बार। हाँ, लार से बनते हैं ये आपके एंजाइम जो होते हैं, लार एंजाइम, ठीक है। पर काम तभी, देखो मजा तभी है जब तुम साथ में पढ़ोगे, है ना। मैडम तो तुम्हें दे देंगी पीडीएफ भी, पीपीटी भी, सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें भी साथ में पढ़ना पड़ेगा। ओके, चलिए। पिट्यूटरी सबसे बड़ा नहीं होता, छोटी सी होती है वो तो। ऑल राइट, सो यहाँ तक रिवाइज करिएगा, मुलाकात करेंगे कल सुबह सेम टाइम, सुबह के 8 बजे। थैंक यू सो मच।